जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। हम कोशिका के एक एक चीज़ बारे में जानने वाले हैं कि कोशिका होता क्या है और इसका सिद्धांत और इसका खोज किसने किया, कैसे किया, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिका को समझने से पहले आप देख लेते कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, रॉबर्ट हुक। आप जानते भी होंगे कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। एक कार का टुकड़ा लिया, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। जैसे कोशिका का जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान था। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, एक ऐसे खंड होता है ना, ऐसे खंड होता है, वैसे ही इन्होंने एक खंड देखा। उस खंड को जैसे कमरा टाइप से देखा, और उस कमरा को हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं, कोश बोल देते हैं, है कि नहीं। तो इस कोश के कारण क्या किया, कोशिका नाम रख दिया, मतलब सेल नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, सेल। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम ऐसी संरचना को देखा था। सर्वप्रथम मतलब खोज तो इन्होंने की, लेकिन सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बाह्य आवरण की खोज की, जैसे कि कोशिका भित्ति है उसका भी खोज किया, और ज़्यादा गहराई में ये नहीं गए। ठीक है, अब देखते हैं 1838 में की। यहाँ से आपको पता भी चल रहा है कि वनस्पति वैज्ञानिक मतलब पेड़ पौधे के रिसर्चर थे ये। ठीक है ना, इसलिए मतलब मैथियस लाइडेन जो थे वह वनस्पति वैज्ञानिक थे। मतलब ये क्या, किसकी खोज किए, वनस्पति मतलब कि पादप कोशिका, मतलब प्लांट सेल, पादप कोशिका प्लांट सेल की खोज किए। ठीक है, अब देखिए 1829 में ये प्राणी वैज्ञानिक कौन थे, प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान। कौन थे, थियोडोर स्वान। ठीक है, तो इन्होंने, अब ये कौन थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। थियोडोर स्वान कौन थे, प्राणी वैज्ञानिक। ठीक है, तो मतलब इन्होंने जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल की खोज की। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। स्लाइडेन ने पादप कोशिका की, स्वान ने जंतु कोशिका की खोज की। क्योंकि अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका, चलो ठीक है, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका कहाँ से आया, वह कहाँ से प्रकट हुआ, तो यहाँ से प्रकट हुआ। ठीक है, और इन्होंने सिद्धांत दिया कि जो जंतु है और जो पादप है वह कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो लेकिन ये दोनों सिद्ध किए। ठीक है, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका की खोज की, लेकिन ये असफल रहे। क्यों असफल रहे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। मतलब अगर एक कोशिका मान लो बन गया है, चलो मान लेते हैं एक कोशिका है, अब ये एक कोशिका है, अब ये इसका निर्माण नया कोशिका अब कैसे बनेगा, ये जानना असफल रहे। तब उसके बाद 1855 में रेडोल्फ बिर्चो आए। देखिए कौन है, रेडोल्फ बिर्चो। इन्होंने बताया कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका विभाजन से होता है। मतलब यही कोशिका दो भाग में बन जाएगा, फिर उसके बाद नया कोशिका बन जाएगा, ऐसे दो भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब फिर यही कोशिका फिर दो भाग में, फिर यही कोशिका फिर दो भाग में, पोषक तत्व को इकट्ठा कर करके। ठीक है, तो ऐसी इनका वृद्धि होता है, ऐसा इन्होंने बताया, रेडोल्फो बिर्चो। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की, तो रेडोल्फो बिर्चो ने की। किसने की, रेडोल्फो बिर्चो। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि कोशिका से शरीर का निर्माण होता कैसे है। फिर ये नॉलेज है, इसको अगर ध्यानपूर्वक नहीं समझें तो आप भटक जाओगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो समझिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर ये एक कोशिका है, मान लेते हैं ये एक क्या है, कोशिका है। चलो कोशिका है भैया ये। ठीक है, ये कोशिका है। अब ये जो कोशिका है ना, ये विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन, है ना। रेडोल्फ बिर्चो ने बताया कि कोशिका विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो रेडोल्फ बिर्चो ने बताया कि कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, तो ये दो कोशिका में बढ़ गए। ठीक है, ये दो कोशिका में बढ़ गए भैया ना, ऐसी सेम पूरा सिमिलर, एकदम सेम टू सेम। मेरे को फोटोकॉपी बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम सेम बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये कोशिका फिर निर्माण हो, फिर ये कोशिका और बनेगा, ऐसे बहुत सारे कोशिका बन गए। अब ये जो पूरा कोशिका जो है ना, अब ये क्या कहलाएगा, इसे हम बहुकोशिकीय कहेंगे, बहुकोशिका। ठीक है ना, बहुकोशिका कहेंगे।
अब ये बहु कोशिका तो चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन और ज़्यादा कोशिका आ गया, एकदम ज़्यादा, तो इसे कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। इसे क्या कहते हैं? ऊतक। ठीक है, जो ऊतक वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, वो कोशिका का समूह होता है, वो कोशिका एक साथ क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊतक है, या ऊतक तंत्र बनाता है। अब ऊतक तंत्र कैसे बनाएगा? जैसे कि इतना इकट्ठा हो गया कोशिका तो ऊतक बन गया, इतना और बहुत सारे इकट्ठा हो जाएगा तो वह ऊतक तंत्र बन जाएगा। ये ऊतक था, अब ये ऊतक तंत्र है, मतलब बहुत सारे कोशिका हैं और बहुत सारे ऊतक भी हैं, है कि नहीं? तो मान लेते हैं ये क्या है? ऊतक तंत्र। अब यही ऊतक तंत्र धीरे धीरे ग्रो करके ना अंग बनाता है। क्या बनाता है? अंग। जैसे कि लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, ये हड्डी है, ये सब का पूरा निर्माण करेगा। अब ये जो अंग है, बहुत सारे अंग मिलके क्या बन जाएंगे? शरीर। बहुत सारे अंग हैं तो उसको अंग तंत्र बोल देते हैं। जब बहुत सारे किसी चीज़ में अंग हो जाते हैं तो उसे अंग तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। अब ये जो अंग तंत्र है, यही अंग तंत्र पूरा शरीर कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर। ठीक है, यही अंग तंत्र क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। अब देखिए, अब ये कोशिका का आप समझ गए होंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोशिका जीवन की इकाई होती है, या हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है हमारा शरीर का एक मौलिक इकाई है, वह कोई अंग नहीं है। हम अगले वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाले कोशिका पढ़ेंगे। अब ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कोशिका है ना, इस कोशिका में ना एक ठो केंद्रक होता है। केंद्रक। इस केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है इसी में। ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह जनक से संतति में जाता है। ठीक है, अब ये जो है, ये न्यूक्लियस है, अब इसमें ना एक आवरण होता है। क्या होता है? एक आवरण होता है। तो ये कुछ जंतु में ही होता है, सभी जंतु में नहीं होता है। तो जिसमें होता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। जिसमें ये कोशिका, मतलब ये केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं इसको, क्योंकि वो आवरण से घिरा होता है। वो केंद्रक झिल्ली जो है वो न्यूक्लियस को घिरे रखता है, उसको बांध के रखता है। ठीक है, पैक करके रखे रहता है। झिल्ली जैसे हम लोग पैक करके लाते हैं ना कोई भी सामान, वैसी झिल्ली ऐसे पैक करके रखा रहता है। तो ये यूकैरियोटिक है। अब मान लो जिसमें उपस्थित नहीं है, अगर जिसमें उपस्थित नहीं है वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। ये यूकैरियोटिक है, जिसमें उपस्थित है वो क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक। और जिसमें उपस्थित नहीं है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और तब तक के लिए जय श्री राम।